बजट पर आयोजित आज के इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे अलवर के जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर जी, भाई मोहित यादव जी, भाई बलवान जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अंजलि जी, यहाँ पर विशेष रूप से मंच पर उपस्थित हमारे कोटपुतली बहरोड जिले की कलेक्टर साहिब, एसपी मैडम और राजेंद्र जी, बस्तीराम जी, उपस्थित सभी जिला पार्षदगण। सबसे पहले तो मैं नीमराणा और गिलोद एरिया में और शाहजहांपुर की भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं जब चुनाव में आया था और आज में दिन रात का अंतर देखा, और इस बजट के आने के बाद जब आपके इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग मेरे पास आए थे तो मैंने कहा था कि अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री के विकास के लिए, स्किल के विकास के लिए और इलाके के विकास के लिए मैं लगातार आपसे डायलॉग करता रहूंगा और निश्चित रूप से हम इस विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। इस देश का ये सौभाग्य रहा है कि आजादी मिलने के बाद दूसरी बार ये मौका आया है कि देश ने लगातार तीसरी बार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार के रूप में चुनकर के कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को बढ़ावा दिया है। किसी भी देश में पॉलिसी फ्रेमवर्क तब कामयाब होता है जब उस पॉलिसी को लेकर कंसिस्टेंसी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। और यही कारण है कि जो बजट 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है, इस बजट में मुख्यतः 9 पैरामीटर्स को छुआ गया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाएं बहुत सफलता के साथ चली है और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग पिछले 10 सालों में गरीबी की रेखा से बाहर आया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और इसलिए इस बजट में जो सबसे पहली बात हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की हुई है। दूसरा, अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है इसलिए एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के साथ ही, की समस्या को दूर करने के साथ ही एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल डेवलपमेंट चाहिए उसका इस बजट में जोर दिया है। मैं कई बार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से यहां भी बात करता था और देश में भी लेबर मिनिस्टर के नाते मेरा एक बड़ा अनुभव रहा है। अभी मैं डीएम से, मैडम से जब बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो एम्प्लॉयबिलिटी गैप की है। एम्प्लॉयमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन उसका जो स्किल और जो एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है उसके बीच में गैप रहता है। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री अब बाहर के लोगों को ही पसंद करती है। ट्रांसपोर्ट आता है तो लोकल लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आता है तो लोकल लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन आता है तो लोकल लोग आते हैं, सप्लाई आती है तो लोकल लोग आते हैं। लेकिन जब सीएनसी मशीन पे काम करना होता है, अगर उसके लिए अच्छा स्किल यहां पे मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट यहीं मिलेगा, ये मेरा निश्चित विश्वास है। और इसलिए उस स्किल को डेवलप करना,
उस एटीट्यूड को डेवलप करना, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद है और लोकल लोगों के लिए भी फायदेमंद है। और 2024 का जो बजट बना है, इसमें जो सबसे बड़ा काम सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है, वो इस स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी के गैप को खत्म करने की कोशिश की गई है। तीसरा जो विषय है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विषय है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये अर्थ है कि शहर का तो विकास हो ही हो, उसके साथ जो शहरीकरण के कारण जो बाकी का जो ग्रामीण क्षेत्र उसके पेरिफेरी में आता है, उसका भी विकास हो। चौथा जो पैरामीटर पूरे बजट में प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर के आगे बढ़ाया गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। यहां भी गिलोट में या जो जैपनीज एरिया में जो ज्यादा इंडस्ट्रियां जिन्होंने तरक्की करी है, उन्होंने करी है जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशल आइटम में अपनी एक्सपर्टीज विकसित करी। जिनके पास में मैन्युफैक्चरिंग में आज के हिसाब से स्पेशल कैपेसिटी है, उन इंडस्ट्रीज ने तरक्की करने का काम किया है। और देश के विकास के लिए भी जो नई डिजिटल क्रांति की ओर हम जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, इसको बजट में बढ़ाने का बात किया गया है। पांचवा विषय जो है, अब देश को नए शहर चाहिए। शहरों में तेजी से आबादी बढ़ रही है और इसलिए अर्बन डेवलपमेंट को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट बनाया गया है। छठा विषय जिसके कारण इस बजट को हिंदुस्तान का 2047 का विकसित भारत के बजट के रूप में माना जाता है, वो सबसे बड़ा विषय एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। आज जो छोटे छोटे न्यूक्लियर संयंत्र की एनर्जी की जो बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बात की जा रही है, और यहां जितने भी गिलोट में एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट बैठे हुए हैं, आप मान के चलना एक समय बाद एक्सपोर्ट में भी इको मार्क की जरूरत पड़ने लग जाएगी, ग्रीन एनर्जी की जरूरत पड़ने लग जाएगी। और इसलिए अभी से सरकार ने अपनी उस क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और इसलिए मोदी जी के बजट का जो 7वां एस्पेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम रिसर्च पे जोर नहीं दे सकते, दुनिया में जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, उन्होंने लगातार कंटिन्यू अपना रिसर्च बंद नहीं किया, और इसलिए रिसर्च के आयाम को बढ़ाया गया है। और जो नवा विषय बजट में जो सबसे बड़ा आया है, वो नई जनरेशन के हिसाब से सुधार होने चाहिए। और इस तरह एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये जो हिस्टोरिकल उनका तीसरा टर्म आया है, उसमें जो बजट आया है, ये विकसित भारत की कल्पना को बढ़ाने वाला बजट है। और इसलिए विशेष रूप से अलवर के क्षेत्र में ये बजट हमारे लिए इसलिए भी लाभदायक है कि जो मल्टी सेक्टर को जो एड्रेस करने वाला बजट है, इससे हर क्षेत्र का विकास होगा। और हम अलवर में बैठे हैं तो इसके विकास की बात को हमें अपने क्षेत्र में भी कैसे लागू करें, ये समझना पड़ेगा। अभी तक जो सरकार के द्वारा बहुत जो छोटे और सूक्ष्म उद्यमी होते थे, उनको मुद्रा का 10 लाख का लोन दिया जाता था, और इतने बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत छोटे छोटे सर्विस की चीजें लगाने के लिए भी जो सरकार के द्वारा 10 लाख का जो लोन दिया जाता था, अब इस बजट में उसकी सीमा को बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा है। अपने लीड बैंक के हिसाब से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और स्थानीय लोग, मैं विशेष रूप से लोकल रेजिडेंट और नौजवानों की बात करना चाहता हूं। आगे चल के उनके लिए भी मैं एक अलग से कम जानकारी मिले, लोग आकर नौजवान बैठे तो सही कि क्या सरकार की स्कीम है, वो सरकार की इस क्रेडिट स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। पूरे इंडस्ट्री में जब कोई नौजवान सामान्य परिवार से निकल के
सामान्य घर से निकल के कोई छोटी इंडस्ट्री भी बनाने की बात करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो क्रेडिट गारंटी की आती है। पैसा कौन देगा, संपत्ति कहां से है, वो लेगा कहां से, पैसा उधार कहां से लेगा। और आजकल कोई भी बिजनेस अगर आगे बढ़ना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि उसको ग्लोबल लेवल की प्रेजेंस भी चाहिए और कॉम्पिटिटिवनेस में टिकने के लिए उसको जगह भी चाहिए। पूंजी एक ऐसी बड़ी चीज है, कैपिटल एक ऐसी बड़ी चीज है जिसके अभाव में वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आ सकती। और इसलिए मैं जो इसको नई पीढ़ी का बजट कहता हूं कि सरकार के द्वारा एक नई सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी स्कीम, जिसको क्रेडिट गारंटी स्कीम कहा गया है, उसमें फैक्ट्री लेड डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए तक के क्रेडिट की व्यवस्था इस बजट के अंतर्गत की। मैं यहां जानता हूं 3-4 लोगों को जिन्होंने बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकल के यहां पर इंडस्ट्री लगाई है, और मैं उन स्थानीय लोगों को देख करके मुझे अच्छा भी लगता है। और वो जान सकते हैं कि जिन्होंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तब उनको इस लोन के लिए कितनी दिक्कत होती थी। आज ये 100 करोड़ रुपए की जो सीमा है ये सरकार के द्वारा दी गई है। दूसरा जो विषय है, जो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें भी जो 500 करोड़ की जो टर्नओवर की सीमा थी उसको घटा करके 250 करोड़ रुपए करने का जो काम किया है, इसमें भी लगभग छोटी कंपनियों को बड़ा लाभ होने का विषय लगेगा। सरकार ने नई बैंकों को पहुंचाने की बात करी है और निश्चित रूप से हम लोग अपने क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो अपने पूरे घिलोट और नीमराना क्षेत्र में एक सिरेमिक जोन भी बनाया है घिलोट में, और उसमें जो करने का उद्देश्य था कि हमारे यहां पर विशेष रूप से जो छोटे बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे कंपोनेंट की बात करने की बात करी है, इस बार सरकार के द्वारा बजट में जो लिथियम आयन सेल्स है और लिथियम आयन बैटरी है, उस पर कस्टम ड्यूटी को फ्री करने का काम किया है। इन इंडस्ट्रीज को हम इस क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। और केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से इस बजट में जो बड़ा परिवर्तन किया गया है, जो 28 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसके द्वारा केमिकल के उत्पादन का काम होता है, सिलिकॉन क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसमें भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। ये क्षेत्र एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का हब बन रहा है और सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और एनर्जी ट्रांजिशन में काफी ज्यादा सुविधाएं इस बजट के अंतर्गत दी गई है। हमारे यहां पे जो सबसे बड़ा विषय है वो सीवेज का विषय है और सीटीपी प्लान का विषय है। ये बात भी एक लंबे समय से चल रही थी, नीमराना में भी चल रही थी, घिलोट में भी चल रही थी, उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अलवर में जो बिजली की समस्या है, राजस्थान सरकार के बजट के लिए 220 किलोवाट का जियो थर्मल सब स्टेशन के निर्माण कार्य को भी कराने का विषय कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय 3 बड़ी स्कीमें जो केंद्रीय बजट में आई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम, दूसरा जो विषय आया है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर स्कीम, और तीसरा जो विषय आया है द मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और ये तीनों ही विषय ऐसे हैं कि राजस्थान को मिलने वाला इस स्कीम में जो मेरा अनुमानित प्रावधान है 48,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है, हम मेहनत करके अलवर और भिवाड़ी के क्षेत्र में ला करके नए रोजगार के काम को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इस संबंध में प्रशासन के साथ मिलकर अभी से कार्य करे, प्रपोजल करे,
प्रशासन को भी हमने इसीलिए बुलाया कि केवल यहाँ के नेताओं के ये फोन ना सुनो कि किसको अंदर किसको बाहर करना है, इस पे भी लगो कि कौन सी स्कीम को प्रपोजल बना के हमें राज्य और केंद्र सरकार को देना है, ताकि अपने क्षेत्र में नए निवेश को हम आकर्षित कर सकें और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट में सलारपुर, कुशखेड़ा और भिवाड़ी में 46 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाने का काम किया है और इको का भी लगभग 80 करोड़ रुपया दिवाली में लगने का जो विषय है वो इसके अंतर्गत आया है। आज हमारे देश में ऑटोमोबाइल के 3 बड़े मेजर क्लस्टर हैं। उसमें एक तो साउथ चेन्नई में है, एक वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, पर अगर तीसरा आप देखेंगे तो वो हमारा नॉर्थ एनसीआर जिसमें हमारा क्षेत्र है वो एक मेजर क्लस्टर है। इस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ जो सबसे बड़ा विषय है वो केंद्र सरकार से ईएसआईसी का विषय रहता है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में वर्कर आते हैं तो उनके लिए अस्पताल की जरूरत है। कुशखेड़ा इंडस्ट्री में तो ईएसआईसी की एक डिस्पेंसरी को और मंजूर किया ही गया है। हम तुरंत ही जमीन पे बातचीत चल रही है। नीमराणा में भी, इस क्षेत्र में भी एक 150 बेड का आधुनिक हॉस्टल हम इसी सत्र में हॉस्पिटल शुरू करें। और वो 150 बेड का अर्थ है, जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी कि 150 का फाउंडेशन रहेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर उसका एक्सटेंशन 500 भी करना होगा तो उसी हिसाब से उसकी फाउंडेशन बनाने का निर्माण किया जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र का जो विकास है उसको बढ़ाने के लिए वहां की जो आईटीआई है, जब मैं स्किल गैप की बात करता हूं तो आईटीआई की कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात जरूर है। और हम ये चाहेंगे कि इवन यहाँ की भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगर हमारे साथ लग करके यहाँ की आईटीआई की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करें, स्किल इंप्रूवमेंट करने का काम करें, तो आपको एक बहुत अच्छा सक्षम ह्यूमन रिसोर्स आपको यहाँ डेवलप हो सकता है और इलाके की पीस के लिए भी काम हो सकता है। और इस बजट में जो 5 नई स्कीम इसके लिए लेके आए हैं उसमें लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। और पहली बार रोजगार पाने वाले और स्वदेशी उत्पादन के लिए पीएम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को एक स्कीम के अंतर्गत लाने का काम किया है। जो उद्यम पोर्टल बनाया है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैन पावर हमारे को इस क्षेत्र में और देश में ऐसा विकसित करना होगा जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, भारत का प्रोडक्ट भी ऐसा बने जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और क्वालिटी नहीं वैल्यू की दृष्टि से भी उसमें प्रतियोगात्मक हो। एक और जो बड़ा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। आज जो आप इस क्षेत्र को देख रहे हो, इस क्षेत्र में जिस प्रकार से इंडस्ट्री के कारण जो कल को चीजें आएंगी, अभी से उसका सारा विषय हो जाए तो आपको आगे चल के पॉल्यूशन की तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए एक जो सीटीपी है सोतनाला में और एक नीमराणा में, उसकी भी स्वीकृति का कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया है। और मैं ये चाहूंगा कि जल्दी ही प्रशासन के साथ मिलकर के एक डेजिग्नेटेड डंपिंग ग्राउंड हो और उसमें अभी से ही एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान अगर इस क्षेत्र में, जिसके लिए सरकार ने काफी प्रयोजन किए हैं, वो इस क्षेत्र के लिए एक बढ़िया कार्यक्रम हो सकता है। जो हाईवे की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए जो पनियाला वाला जो मोड़ से दोनों हाईवेज को जोड़ने का विषय है, उस पर तो सरकार का काम शुरू हुआ ही है, लेकिन आगे उसको कुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से और एक जो आपका विशेष रूप से गिलोट वालों ने जो विषय रखा है एनएचपी वापस से मुड़ने का, उसके लिए निश्चित रूप से हम आपके साथ मिलकर के कार्य करके और इस विषय को दूर करने का काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये जो बजट है ये हमारे आईटीआईज के मॉडर्नाइजेशन का बजट है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का बजट है। मैं इंडस्ट्री को एक आह्वान भी करना चाहता हूं कि जिन इंडस्ट्रियों में क्षमता है
जिन इंडस्ट्री में ताकत है वो यहाँ पर आसपास स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई के साथ जुड़ करके अपने काम को, एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है उसको दूर करने का काम करें। और दूसरा, जो छोटे लोकल प्रोडक्ट है वो हम एसएचजी के साथ जोड़ सकते हैं। खासकर ऐसे आइटम है जो कंज्यूमेबल है, जो आपके इंडस्ट्री के कंजम्पशन के लिए डे टू डे नीड पर आते हैं, उसको एसएचजी से जोड़ सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो विजन ये है कि हम देश में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें न केवल रोजगार पैदा करें, रोजगार पैदा करने के साथ साथ हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला को लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम करें। मैं ये मानता हूं और मेरा विश्वास है कि कई ऐसे छोटे कंज्यूमर आइटम हैं जो आपके इंडस्ट्री में डेली कंजम्पशन की दृष्टि से हैं, फूड के रूप में हो सकते हैं, छोटे वेस्ट के रूप में हो सकते हैं। और इसके लिए आपको लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा और उसके साथ साथ स्थानीय ग्रामीण में रहने वाली महिलाओं को रोजगार के नए अवसर होंगे। मैंने इस डायलॉग को जो शुरू किया है इस उद्देश्य के साथ किया है कि कई बार हम चीजों को इसलिए आगे नहीं कर पाते कि हम सरकार की पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाते, और कई बार इसलिए दिक्कत होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो कन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन है, उसके गैप के कारण नहीं कर पाते। और कई बार इसलिए नहीं कर पाते कि लोकल लेवल पे जो हमारे पास स्किल होता है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि क्षेत्र के विकास के लिए और इलाके के विकास के लिए इन सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना आवश्यक है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। और इसलिए ये जो हमारा डायलॉग है, ये जो हमारा पॉलिसी डायलॉग है, ये पॉलिसी डायलॉग आगे बढ़े, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। अंत में मैं आपको दो बातें और कहना चाहता हूं। आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन को हरियाली अमावस्या कहा जाता है, हरियाली तीज भी कहा जाता है। आज हमने अलवर में एक बड़ा कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री जी ने इस साल 5 जून को एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को छेड़ा था। एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान छेड़ा है वो एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के छेड़ा है। मैं सुबह आपको भी मैं कहना चाहता हूं, साधारण सी बात है कि हमको इस धरती पर एक अच्छे इंसान के रूप में चलते फिरते हमेशा 2 चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, धन्यवाद का भाव रखना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। आप पूछोगे किन 2 चीजों के लिए? एक, अपनी माँ के लिए जिसने आपको जन्म देकर के धरती पे इंसान के रूप में आपको एक अवसर प्रदान किया, और दूसरा धरती माँ के लिए जिस धरती पे आप रह रहे हो वो प्रकृति आपका पालन पोषण कर रही है। आप बहुत चीजें बना रहे हो, आप बहुत फैक्ट्री बना रहे हो, बहुत इंडस्ट्री बना रहे हो, लेकिन गिलोट को और नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को कम से कम यहाँ 30,000 लोग तो काम करते होंगे। आपको एरिया चिन्हित करना चाहिए और अपने हर कर्मचारी को कहना चाहिए यहाँ नौकरी तो करते ही हो, लेकिन यहाँ पे एक पेड़ भी लगाओ जो आपकी माँ के नाम पर हो। मैं आपको कहना चाहूँगा कि गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा। आपका इंडस्ट्रियल एरिया आज नहीं, आज के 10 साल बाद भी, और पेड़ यूकेलिप्टस मत लगा लेना, नीम लगाना, पीपल लगाना, जामुन लगाना, बेड़ा लगाना, ढाक लगाना, ताकि। और आज हमने अलवर में 8,000 लोगों ने एक साथ पेड़ लगाए। मैंने भी जब अभियान शुरू करा था तो मुझे कल्पना नहीं थी इतने लोग आएंगे। परिवार आए, बच्चे आए, और हमने तो उसके 16 सेक्टर बनाए। हर सेक्टर आज कम से कम 6-7 संस्थाओं ने ले लिए, और कहीं रोटरी क्लब ने लिया है, कहीं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने लिया है, कहीं वहाँ एक संत समिति उन्होंने लिया है, कहीं 1-2 समाजों ने लिया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, आप लोगों ने खूब इंडस्ट्री लगा ली। आपने प्रकृति से दिए हुए जो अनाज है उसके ब्रेड और बिस्कुट की तो इंडस्ट्री लगा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल अनाज की इंडस्ट्री नहीं लगती, वो तो केवल प्रकृति से ही आता है। आप दवाइयों की तो इंडस्ट्री लगा सकते हो, वैल्यू एडिशन तो कर सकते हो, केमिकल मिक्सिंग तो कर सकते हो,
लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट आता है मेडिसिन का वो प्रकृति से ही आता है। और इसलिए प्रकृति के इस भाव को बना के रखना ये बड़ा काम है और इसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ मां के नाम। दूसरा, ये प्रकृति से जो हमें बहुत चीजें मिलती हैं उसके लिए अभी मैंने 5 दिन पहले IIT दिल्ली में लगभग 1100 बच्चे और 47 इंस्टीट्यूशन के साथ एक बड़े प्रोग्राम को शुरू किया है जो प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो कॉप में कहा था, मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और मैं कल भी किसी को कह रहा था कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको 1 करोड़ रुपए दोगे तो क्या करोगे, तो आप कहोगे फेंकूंगा तो नहीं, बैंक में रखूंगा या इंडस्ट्री को और बढ़ा दूंगा। और मैं कहूँ अगर आपको परमात्मा ने इतनी ताजा हवा दी है तो थोड़ी साफ रखोगे तो आपका मन हिचक जाएगा कि हाँ ये तो हम नहीं करते। अच्छा पानी दिया है उसको प्रदूषित तो नहीं करोगे तो आप कहोगे कि ये तो मैं बता नहीं सकता। तो जो 7 आयाम है, सेव वाटर, सेव फूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल और उसके साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ ई वेस्ट। आज सबके हाथ में मोबाइल है, आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है, ऐसे कंपोनेंट नहीं है जिसमें प्लास्टिक ना हो, ई वेस्ट ना हो। किचन में भी ऐसे कंपोनेंट नहीं है जिसमें 60% किचन आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका मिक्सर हो, चाहे आपका हीटर हो, एवरीथिंग सब कुछ वही है। उसका वेस्ट कितना जनरेट होता है। तो हमने उनसे आइडिया मांगे, सेव वाटर के लिए, सेव फूड के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए। ये आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए जो आइडिया लेके काम करेंगे वही मिशन लाइफ है जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को दिया है। मैं जब एक बार नैरोबी में गया था यूनिया में, तो UNDP की डायरेक्टर एंगर एंडरसन को मैंने मिशन लाइफ पे बात करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो शुरू किया है, मैं उसको एक लाइन में बताती हूँ, हम जो कुछ नेचर से लेते हैं वो सबसे बेस्ट लेते हैं और जो कुछ रिटर्न करते हैं वो गार्बेज करते हैं। ये एक हकीकत है। ऐसे में हम कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल करें। हमने नौजवानों का हैकाथॉन करा है, अलग अलग तरह के प्रयोग किए हैं, नए इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन उतना करें ना करें, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हर इंडस्ट्री एक पेड़ मां के नाम के अभियान को लगा करके गिलोट को हमेशा के लिए हरा भरा रखने का काम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इस बजट के द्वारा बेटर पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए, ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाते हुए, बेटर विजन को आगे बढ़ाते हुए अपने एरिया में जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक सांसद के रूप में हर बार हर समय आपके साथ ये डायलॉग करता हुआ कदम से कदम मिलाकर आपके लिए, आपकी सेवा के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।